हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो अपने साथियों के साथ मिलकर मिंगडो सिटी पर हमला कर देता है, जिस सरप्राइज अटैक से ज़ू टियानरेन तो पूरी तरीके से बौखला चुका था। दूसरी तरफ यूहो भी उससे नुकसान पहुंचाने के लिए अपने लेवल 9 के सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करता है। ज़ू टियानरेन तो ये देखकर खुद को बचाने के लिए फौरन से अपने लेवल 9 के ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस आर्मर को एक्टिवेट कर चुका था। साथ ही साथ उसने अपने लेवल 9 की इनविंसिबल शील्ड का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इस अटैक के कारण बुरी तरीके से घायल हो गया था। यूहो जानते हैं कि ज़ू टियानरेन को तो हम यहाँ पर जान से नहीं मार सकते, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर वापस जाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि यूहो का प्लान कामयाब हो चुका था। उन्होंने ज़ू टियानरेन को बुरी तरीके से डरा दिया है। फिर तभी अचानक वहाँ पर मास्टर ये योलिन और 2 लेवल 9 के सोल इंजीनियर्स आ गए थे, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर थे। यूहो और मिस टांगवुटोंग को अपनी पूरी जान लगानी पड़ी और हम देखते हैं कि मिस टांगवुटोंग ने एक लेवल 9 के सोल इंजीनियर को मार डाला था, जो देखकर बाकी के 2 लेवल 9 के सोल इंजीनियर्स फौरन से दुम दबाकर वहाँ से भाग गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाने से पहले यूहो मिस टांगवुटोंग से कहता है कि हमारा एक और काम अधूरा बाकी है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ यूहो और उसके दोस्तों के जाने के बाद हम देखते हैं कि पीछे की तरफ ज़ू टियानरेन काफी जरा गुस्से में था। इंजर्ड होने के बावजूद भी वो गुस्से होते हुए अपने साथियों को डांटते हुए कह रहा था कि तुम सब बेकार हो। दुश्मन ने इतने करीब आकर मिंगडो सिटी पर हमला किया और तुम लोगों को अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो दुश्मन था कौन, उसकी आइडेंटिटी क्या है। ये सब कहते हुए यहाँ ज़ू टियानरेन खून की उल्टियां करने लगा, जिस पर चांसलर कहता है कि यूर मैजेस्टी प्लीज शांत हो जाइए और अपनी सेहत के बारे में सोचे। जो सुनकर ज़ू टियानरेन थोड़ा सा शांत हो गया था और वो सोचने लगता है कि ये तो मेरे पास डुअल सोल गाइडेंस टूल थे, एक लेवल 9 का डिफेंसिव सोल टूल और दूसरी तरफ लेवल 9 का ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस आर्मर। अगर ये दोनों मेरे पास ना होते तो उस पावरफुल अटैक की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। ज़ू टियानरेन ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे क्राउन प्रिंस की याद आई और वो चांसलर से सवाल करते हुए पूछता है कि क्राउन प्रिंस कैसा है, क्या वो सेफ है। जिस पर चांसलर जवाब देते हुए कहता है कि क्राउन प्रिंस ईस्टर्न पैलेस में है, जिसे इटर्नल स्टार डोमेन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उनकी तरफ से बेफिक्र रहिए, वो बिल्कुल सेफ है। जबकि साथ ही सर हमारी रॉयल सोल इंजीनियर लीजन भी वापस आ गई है। अब मिंगडो सिटी पूरी तरीके से सेफ हो गया, यहाँ पर दोबारा हमला नहीं किया जा सका। जो बात सुनकर ज़ू टियानरेन कहने लगा कि रॉयल सोल इंजीनियर लीजन के जानने में और दुश्मनों का हमला करने में बहुत छोटा सा गैप था। जैसे ही हमारी रॉयल सोल इंजीनियर लीजन यहाँ से रवाना हो गई टियानहाई सिटी की तरफ, तभी दुश्मन यहाँ पर हमला करने के लिए पहुंच गए, मानो जैसे कि उन दुश्मनों के पास बिल्कुल सटीक जानकारी हो कि कब रॉयल सोल इंजीनियर लीजन यहाँ से रवाना होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इंपीरियल कोर्ट में कोई गद्दार बैठा है जिसने दुश्मनों को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी। ज़ू टियानरेन की ये बात सुनकर तो चांसलर और बाकी के सारे इंपीरियल कोर्ट मेंबर फौरन से घुटनों के बल बैठ गए, जहाँ पर चांसलर कहता है कि यूर मैजेस्टी मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप गलत है, लेकिन रॉयल सोल इंजीनियर लीजन के यहाँ से रवाने और दुश्मनों का हमला करने में सिर्फ कुछ ही घंटों का अंतर था। मिंगडो सिटी से टियानहाई सिटी का डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है। अगर हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे इंपीरियल कोर्ट में कोई गद्दार है जिसने हमारे सोल गाइडेंस कम्युनिकेशन टूल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों तक खबर पहुंचाई, लेकिन फिर भी ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारे सबसे ज्यादा एडवांस कम्युनिकेशन टूल का इस्तेमाल भी किया जाए तो भी इतनी छोटे गैप के अंदर टियानहाई सिटी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा सकती थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग बहुत पहले से इस बात की तैयारी कर रहे होंगे। जो सब सुनकर ज़ू टियानरेन अपने इंपीरियल कोर्ट के मेंबर को खड़ा होने के लिए बोलता है। साथ ही सर वो कहता है तो इसका मतलब कि चांसलर तुम ये कहना चाहते हो कि दुश्मन ने हमारी पहले ही हर एक चाल को कैलकुलेट कर लिया था और वो जानते रहे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। उन्होंने हर एक चीज का अंदाजा बिल्कुल सही तरीके से लगाया और इस तरह का खतरनाक प्लान तैयार किया, जिस पर चांसलर भी एग्री करते हुए कहता है कि अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन यही सच है कि उन्होंने हमारे हर एक मूव को कैलकुलेट किया और पहले ही सब कुछ अंदाजा लगा लिया था कि हमारा एक्शन क्या होगा और उसी के खिलाफ उन लोगों ने अपनी प्लानिंग रची। मैं इस बात को पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि दुश्मनों का जो भी लीडर है वो बहुत ही ज्यादा शार्पेस्ट माइंड का है, यानी कि वो बहुत ही चालाक और समझदार है। इस तरह के जीनियसेस इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही गिने चुने हैं। यहाँ वो ये सब कह रहा था, तब ये अचानक वहाँ पर मास्टर ये यूलिन भी आ गया, जो कि यूर मैजेस्टी के सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हुए बताता है कि दुश्मन से मैदान जंग में मैं टकराया और बेशक वो जंग थोड़ी देर के लिए थी, फिर भी मैं दुश्मनों के सोल इंजीनियर पोजीशन के थोड़ा सा करीब जा पाया, जहाँ पर मुझे देखने को मिला कि उनके पास सोल इंजीनियर कॉर्प्स की एक बहुत बड़ी तादाद थी। साथ ही साथ उनकी लीडर्स की तादाद टोटल 10 है। वो 10 लोग उन दुश्मनों के कोर लीडर्स थे जिन सब की ताकत सोल दोनों लेवल्स के बराबर की थी, लेकिन उनमें से एक जो कि मेरे साथ टकराया
उसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सुपर डोलू लेवल का कल्टिवेटर हो। जो सुनकर चांसलर कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी खतरनाक फोर्सेस अचानक से अपीयर और डिसअपीयर कैसे हो सकती है, वो भी बिना कोई सुराग छोड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने कोई इनविजिबिलिटी सोल गाइडेंस टूल बना लिया हो। जिस पर मास्टर येयोलिन कहता है कि वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद डोलिंग एम्पायर, शार्लुआ एम्पायर और टियानहुन एम्पायर तीनों ने मिलकर ये आर्मी बनाई है ताकि वो इसे हमारे खिलाफ ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सके। यहाँ वो अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक पीछे से मिस ज़ीशुई की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रही थी कि ये लाजमी तो नहीं कि तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही हो। जो कहते हुए डेड गॉड डोलू यानी कि ये ज़ीशुई यहाँ फौरन से सब लोगों के सामने अपीयर हो गए, जिसे यहाँ पर देखकर तो ज़ू ट्रियानन भी सरप्राइज हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैं ज़ीशुई एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि वो पावरफुल इंसान जिसके पास इतनी ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ थी, ये लाजमी तो नहीं कि वो ओरिजिनल डोलू कॉन्टिनेंट के 3 एम्पायर्स में से किसी एक का जासूस हो। लगता है कि तुम लोग भूल गए हो कि 3 एम्पायर्स के अलावा भी एक और जगह है जहाँ पर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ पाई जा सकती है। जो सुनकर ज़ू ट्रियानन सब कुछ समझ गया था और वो गुस्से के साथ कहता है शेक एकेडमी। इस पर मिस ज़ीशुई कहती है कि शेक एकेडमी में भी एक बंदा है जो कि मास्टर येयोलिन की डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करता है, यानी कि उसके पास ऐसी एबिलिटीज है कि वो खुद को इनविजिबल कर सके। साथ ही सर वो बहुत ज्यादा चालाक और जीनियस है, उसके पास असुरा आई भी है। ये सुनकर यहाँ पर ज़ू ट्रियानन कहता है यू हाउ, जिस पर मास्टर येयोलिन भी एग्री करते हुए कहते हैं कि हाँ ये यकीनन वही होगा, क्योंकि वो एक्सट्रीम आइस के मार्शल सोल्स का इस्तेमाल कर रहा था। और साथ ही साथ यू हाउ ही वो बंदा था जिसने लास्ट टाइम पे हमारे मिंगडू सिटी में एक्सप्लोजन करवाए थे और उसी दौरान उसने सनमून एम्पायर का एक ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस टूल चुरा लिया था। हर एक चीज उसी की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ ज़ू ट्रियानन भी इसी बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ ज़ीशुई मुस्कुराते हुए कहती है कि एक टाइटल डोलू लेवल का कल्टिवेटर जिसके पास एक्सट्रीम आइस की एट्रीब्यूशन है, वो आखिर इतने महान सनमून एम्पायर के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया। ये तो बहुत ही फिक्र की बात है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करना चाहिए। बल्कि मैं तो सजेशन दूंगी कि यूर मैजेस्टी आप फौरन से गॉडेस ऑफ फायर यानी कि मिस ऑरेंज का ऑर्डर देकर शेक एकेडमी पर हमला बुलवा दे, क्योंकि शेक एकेडमी को तबाह करने के साथ ही उससे हराया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ चांसलर इस बात से एग्री नहीं करता था। वो कहता है कि यूर मैजेस्टी अभी के लिए सही समय नहीं आया, शेक एकेडमी से हम लोग डायरेक्ट जंग नहीं लड़ सकते, इस बारे में हमें सोचना होगा। जिस पर मिस ज़ीशुई मुस्कुराती हुई कहती है कि शेक एकेडमी आज नहीं तो कल इस जंग में शामिल होगा, तो तुम आखिर उस कमजोर शेर को बिला वजह ताकतवर होने का समय क्यों दे रहे हो। जितना उन्हें समय मिलेगा वो उतना ज्यादा ताकतवर होते रहेंगे। ये सब सुनकर मास्टर येयोलिन कहता है लेकिन मिस ज़ीशुई शेक सिटी कोई मामूली जगह नहीं बल्कि शेक सिटी को तीनों ग्रेट एम्पायर सपोर्ट करते हैं। शेक एकेडमी ने तीनों एम्पायर्स को बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स प्रोवाइड किए हैं, इसलिए अगर शेक एकेडमी पर हमला किया गया तो सारे के सारे पावरफुल कल्टिवेटर उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे। फिर दूसरी तरफ अगर बारी बारी करके हम पहले तीनों एम्पायर्स को खत्म करें और तीनों एम्पायर्स को खत्म करने के बाद शेक एकेडमी की जड़ें कमजोर हो जाएगी, सिर्फ तभी उसे हराया जा सकता है। जिस पर चांसलर भी उससे एग्री करते हुए कहता है कि हाँ, और अगर हम लोगों ने अभी के लिए शेक एकेडमी पर हमला किया तो शेक एकेडमी बदले में हम पर काउंटर अटैक कर सकती है और उनका काउंटर अटैक बिल्कुल भी सिंपल नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिस ज़ीशुई अभी भी यहाँ पर ज़ू ट्रियानन को भड़काने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि चांसलर तुम्हारी ये चालें लगता है कि जरा काम की नहीं आ रही, क्योंकि यू हाउ ऑलरेडी तुम्हारे यूर मैजेस्टी की गर्दन तक पहुंच चुका है। तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम्हारा एम्परर जान से मारा जाए, उसके बाद तुम इस मुश्किल के बारे में सोचोगे। इतनी भी ज्यादा फिक्र की कोई बात नहीं। अगर गॉडेस ऑफ फायर यानी कि मिस ऑरेंज अपनी पूरी ताकत लगाकर शेक सिटी पर हमला करे तो वो उन्हें हरा देगी। शेक सिटी के गिरने के बाद बाकी के 3 एम्पायर्स भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। शेक सिटी को कंकर करने के बाद डोलिंग एम्पायर और स्टारलुआ एम्पायर को जीतना तो बच्चों का खेल होगा। जो सब कहते हुए ज़ीशुई अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कह रही थी कि तुम बेवकूफ, लगता है कि इस बात को समझ नहीं पा रहे कि तुम लोगों का सबसे खतरनाक दुश्मन इस वक्त कोई और नहीं बल्कि शेक एकेडमी है। यहाँ वो ये सब कह रही थी, तभी अचानक पीछे से किसी और की आवाज सुनाई देती है, जो कि मिस ज़ीशुई से कहता है कि यूर मैजेस्टी के सामने प्लीज जरा तमीज से बात करो। ये आवाज सुनकर सब उसी तरफ देखने लगे और हवा में एक बंदा समन हो जाता है जिसका नाम था कॉन्ग डीमिंग, जो सनमून एम्पायर के सोल गाइडेंस रिसर्च डिपार्टमेंट का चीफ है, जिसे फादर ऑफ सोल गाइडेंस टूल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कॉन्ग डीमिंग की सोल गाइडेंस टूल पर पकड़ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसी ने सनमून एम्पायर को आज के दिन सोल गाइडेंस टूल्स में इतना ज्यादा ताकतवर बनाया है। वैसे तो ये इस वक्त एक लेवल 9 के पीक लेवल का सोल इंजीनियर है, जिससे ज्यादा बेहतरीन सोल इंजीनियर पूरे सनमून एम्पायर
में कोई नहीं और ये लेवल 10 का सोल इंजीनियर बनने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, जिसकी कल्टीवेशन बेशक लेवल 94 है, लेकिन फिर भी यहाँ ये ज़ीशुई के सामने अपनी पावर्स अनलीश करते हुए खड़ा था। जहाँ मिसेस ज़ीशुई जो कि लेवल 99 की यानी कि लिमिट डोलो लेवल की कल्टीवेटर है, वो भी अपनी पावर्स अनलीश करते हुए यहाँ कहती है कि कॉन्ग डीमिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश करना चाहते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हवा में इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही थी, जिस पर कॉन्ग डीमिंग शांति के साथ जवाब देते हुए कहता है कि चांसलर ने जो भी बातें कही वो बिल्कुल सही है, हमें इस बारे में भी सोचना होगा, जो सुनकर मजबूरन ज़ीशुई को खामोश होना पड़ा। जिस पर मास्टर कॉन्ग कहता है कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एक्शन यही होगा कि हम गॉडेस ऑफ वॉर यानी कि मिस ऑरेंज को इन सब चीजों के बारे में बताते कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ और हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि गॉडेस ऑफ वॉर इस वक्त फ्रंट लाइन पर मौजूद है, जिसके पास जंगों को लड़ने का काफी एक्सपीरियंस और साथ ही साथ मिलिट्री माइंड है। वो हम सबसे ज्यादा अच्छे से ये डिसीजन ले पाएगी और अगर उससे भी यकीन हुआ कि उसे शेक एकेडमी पर हमला करना चाहिए तो यूर मैजेस्टी और हमारा पूरा की पूरा सन मून एम्पायर उससे सपोर्ट करेगा। जो सब सुनकर ज़ू ट्रियानन भी एग्री करते हुए कहता है कि हाँ बेशक एम्प्रेस काफी जरा काबिल है और उसकी राय भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए हमें उसकी राय जाननी चाहिए। जिस पर मास्टर कॉन्ग कहता है कि हाँ यूर मैजेस्टी, मैं इसके अलावा आपसे एक और बारे में भी बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि दुश्मनों के पास स्पेटियल एबिलिटी है। जो सुनकर तो सब लोग ही शौक हो गए थे। मास्टर कॉन्ग बता रहा था क्योंकि सिर्फ स्पेटियल एबिलिटी का इस्तेमाल करते ही इतने सारे ज़ूजी डिवाइन क्रॉसबो और सोल्जर्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ लेकर जाया जा सकता है और ये स्पेटियल एबिलिटी वाला सोल गाइडेंस टूल जो भी है ये काफी जरा काम का है। हमारे सन मून एम्पायर को भी इस बारे में समझकर जल्दी से बनाना होगा, क्योंकि इसके बगैर हम इस जंग को हार जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ सन मून एम्पायर की एक सोल्जर पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो यूर मैजेस्टी का एक खत लेकर मिस ऑरेंज के पास लेकर आ चुका था, जिस खत में सब कुछ लिखा हुआ है कि आखिर मिंगडू सिटी में क्या कुछ हुआ और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ था कि आगे मिस ऑरेंज ही डिसाइड करे कि उसे क्या एक्शन लेना है, यानी कि अब उसका डिसीजन होगा। वो जो भी डिसीजन लेगी कि शेक एकेडमी पर हमला करना है या नहीं, पूरा सन मून एम्पायर उसे सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज के सामने यहाँ पर टोटल 7 सलाहकार बैठे हुए थे, जिनके सामने मिस ऑरेंज कहती है कि तुम सब के सब मेरे सलाहकार और लेवल 9 के सोल इंजीनियर्स हो, मुझे तुम सब पर पूरा यकीन है, इसलिए इस डिसीजन में मुझे तुम लोगों की भी राय चाहिए। जो सुनकर वो सारे के सारे सलाहकार यहाँ मिस ऑरेंज के पास आते हुए कहने लगे कि सबसे पहले तो हमें इस खबर को राजदारी के साथ रखना होगा, सब लोगों से छुपा कर। जिस पर मिस ऑरेंज कहती है कि ये खबर सिर्फ मेरे पास आई और मेरी जबान से तुम लोगों ने सुनी, इसके अलावा ये खबर इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अब हम इस डिसीजन के बारे में डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद एक सलाहकार मिस ऑरेंज से कहने लगा कि अब उन लोगों ने अपनी हद पार कर दी है, हम पीछे नहीं हट सकते। वैसे भी 10 दिन पहले ही हम लोगों ने पूरे के पूरे टियानहुन एम्पायर पर कब्जा कर लिया था और 10 दिन से हमारे सोल्जर्स ने भी आराम कर लिया है। सारे सोल्जर्स की मोरल हाई है और वो जंग लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर शेक सिटी पर हमला करें तो हम उन्हें धूल चटका सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा सलाहकार कहता है कि मेरे हिसाब से हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने टियानहुन एम्पायर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी भी डोलिंग एम्पायर और स्टारलुआ एम्पायर रहते हैं। हमारी प्लानिंग काफी अच्छे से काम कर रही है, लेकिन अगर एक बार हम लोगों ने अपने कदम पीछे हटा लिए तो हमारा सारा के सारा प्लान खराब हो सकता है। इतने अरसे से की हुई प्लानिंग और सारी की सारी मेहनत दरी की दरी रह जाएगी। हमें एम्पायर की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास रॉयल सोल इंजीनियर लीजन है जो कि उनका ख्याल रखेगी। अब मिंगडू सिटी पर दोबारा से हमला नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात है सन मून एम्पायर की, तो हमारे एम्पायर में घुसे हुए घुसपैठियों की तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं कि वो ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए। जो भी नुकसान होगा वो हम बाद में ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर एक बार हम लोगों ने यहाँ से अपने कदम पीछे हटा लिए तो कभी भी दोबारा ये मौका हमें नहीं मिलेगा और हम लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। ये सलाहकार 2 हिस्सों में बटे हुए थे, इसलिए वो मिस ऑरेंज से कहने लगे कि मार्शल आप ही डिसीजन ले, आपका डिसीजन जो भी होगा यूर मैजेस्टी और हम सभी उससे मानेंगे। जिस पर मिस ऑरेंज भी इसी बात से एग्री करती है कि मेरे हिसाब से शेक सिटी पर हमला करना सही नहीं रहेगा, बल्कि फिलहाल हम लोगों को स्टारलुआ एम्पायर पर हमला करना चाहिए। यही सबसे बेहतरीन एक्शन होगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टारलुआ एम्पायर पर हमला करने के लिए मिस ऑरेंज ने अपनी आर्मी को 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, जो कि अलग अलग हिस्सों से स्टारलुआ एम्पायर के बॉर्डर पर हमला करेंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा तो सबसे ज्यादा पावरफुल सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप अलग से रिजर्व में मौजूद होंगे। व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक अपनी आर्मी के साथ इतने बड़े इलाके को कवर नहीं कर पाएगा। जो सुनकर तो उसके सारे सलाहकार
काफी जरा खुश हो गए थे। एक सलाहकार एक्साइटेड होते हुए कहता है कि यही सही मौका है उस व्हाइट टाइगर को उसके केव से बाहर निकालकर उसकी जान लेने के लिए। एक ही हमले में हम स्टार लुआ एम्पायर को पूरी तरीके से खाक में मिला देंगे। जिस पर मिस ऑरेंज भी अपने सलाहकारों का शुक्रिया अदा करती है और वो कहने लगी कि तुम लोगों की सपोर्ट की वजह से ही ये डिसीजन और प्लानिंग मैं इतनी आसानी के साथ कर पा रही हूँ। इसके लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर वार्न करते हुए बताती है कि ये खबर एक सीक्रेट की तरह सिर्फ हम सातों के बीच ही रहनी चाहिए। ये खबर यहाँ से बाहर लीक ना हो। जिस पर सारे के सारे सलाहकार मिस ऑरेंज को रिस्पेक्ट पेश करते हुए हमें जवाब देते हैं। ये सुनकर दूसरी तरफ मिस ऑरेंज को अपने मन ही मन में इस बात पर काफी जरा गुस्सा रहा था कि ज़ू ट्रियन आखिर बच कैसे गया। पर अच्छी बात यह है कि अब ज़ू ट्रियन की पकड़ उसके एम्पायर पर धीरे धीरे करके कमजोर हो रही है, यानी कि मिस ऑरेंज उसके कंट्रोल से बाहर आ रही थी। उसे ज़ू ट्रियन का हर एक ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं और जल्दी वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे ज़ू ट्रियन भी सरप्राइज हो जाएगा। ये सब सोचने के बाद मिस ऑरेंज यहाँ पर ऊंची आवाज में कहती है कि सारे के सारे कमांडर्स जो कि डिविजनल रैंक या फिर उससे अबव रैंक के हो, वो सब के सब 10 मिनट में फौरन से कमांड टेंट के अंदर इकट्ठा हो जाए। मुझे कुछ ऑर्डर्स देने हैं। मिस ऑरेंज की ये आवाज पूरे के पूरे कैंप में फैल गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वापस से सन मून एम्पायर में आ गया, जहाँ पर यूहो और मिस टांगुटुंग मौजूद थे और ये लोग एक वैली में आ चुके हैं। जहाँ पर मिस टांगुटुंग यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या ये वही वैली है जहाँ पर ब्लू सिल्वर एम्परर का ऑरा सेंस किया गया था। ये वैली तो दिखने में काफी खूबसूरत है। इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग नजारों को एंजॉय करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पर यूहो कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं, हमें जल्दी से जल्दी सीनियर ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढ कर उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए अपने साथ लेकर जाना होगा। जिस पर मिस टांगुटुंग भी एग्री करती थी और ये लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। पर तब ये अचानक यहाँ हम देखते कि ब्लू सिल्वर ग्रास के कुछ टेंटिकल्स इनकी तरफ बढ़ते हुए इन्हें चारों तरफ से घेरने लगे, जो देखकर मिस टांगुटुंग कहती है कि ये किस तरह का वेलकम है। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि पॉजिटिव पॉइंट देखो, अच्छी बात यह है कि हम लोगों को ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर मिल गया क्योंकि ये उसी के टेंटिकल्स थे। यूहो का ये कहना ही था कि तभी अचानक उन टेंटिकल्स ने इन दोनों पर अटैक्स करना शुरू कर दिया, जिन टेंटिकल्स को यूहो और मिस टांगुटुंग डॉज कर रही थी। मिस टांगुटुंग तो यहाँ पर फौरन से गोस्ट शैडो डांसिंग टेक्निक एक्टिवेट कर लेती है ताकि वो उन टेंटिकल्स के अटैक्स को डॉज कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो की भी ये टेंटिकल्स डॉज करने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उन टेंटिकल्स के अंदर से पॉइजनियस कांटे इसी के साथ निकलते हुए यहाँ यूहो की तरफ बढ़ने लगे। जिन पॉइजनियस कांटों को अपनी तरफ आते हुए देखकर यूहो फौरन से डार्क जेड हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हवा में उन कांटों को रोककर उनकी पावर को धीरे धीरे करके यहाँ पर मर्ज करने लगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो काउंटर अटैक नहीं करता बल्कि फोर्स एनर्जी को हवा में भेजते हुए डेस्टिनी जजमेंट लकी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिस टेक्निक को एक्टिवेट करने की वजह से आसमान में गोल्डन एनर्जी की डेस्टिनी आई बन चुकी थी, जिसे यूहो एक चुटकी बचाते हुए उसे गोल्डन डस्ट में कन्वर्ट करके नीचे की तरफ लाने लगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो गोल्डन एनर्जी जैसे जैसे इन टेंटिकल्स को टच करने लगी उनका गुस्सा शांत हो जाता है। वो टेंटिकल्स अपने स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए यूहो और मिस टांगुटुंग पर अब हमले नहीं कर रहे थे बल्कि वो धीरे धीरे शांत होकर पीछे की तरफ हटने लगे, जो देखकर तो मिस टांगुटुंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ यूहो ऊंची आवाज में कहता है कि सीनियर प्लीज बाहर आकर मुझसे मिल ले, मैं यहाँ किसी को भी नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया। यूहो की ये बात सुनकर सामने से फॉग हट जाती है, जिसके दूसरी तरफ ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास ट्री मौजूद था और वो यूहो से कहने लगा कि आखिर तुम्हारी मुझे तलाश करने की क्या वजह है। जिस पर यूहो बताते हुए कहता है कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है जिसके पास ब्लू सिल्वर ग्रास की मार्शल सोल है, लेकिन इवल सोल मास्टर्स ने उसकी मार्शल सोल को करप्ट कर दिया। इसकी वजह से उसकी ओरिजिन सोल बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और उसका लाइफ एसेंस धीरे धीरे करके कम हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप मेरे साथ श्रेक सिटी चलकर उसे वहाँ पर हील करें। जो सुनकर ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर ट्री यहाँ पर यूहो से कहता है कि तुम बहुत ही जरा ताकतवर हो, सिर्फ तुम्हारी इतने खतरनाक ऑरा को महसूस करके ही मुझे खौफ महसूस हो गया था। मुझे लगा कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आए हो। वैसे तुम्हें इतनी ज्यादा काबिलियत और ताकत तो है ही कि तुम मुझे पूरी तरीके से क्रश करके जोर जबरदस्ती यहाँ से उखाड़ कर अपने साथ ले जाओ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैंने एक सोल स्पिरिट सिस्टम क्रिएट किया है, जो कहती है यूहो फौरन अपने पास से स्टार एनीस को बाहर निकाल लेता है क्योंकि वो भी एक प्लांट सोल बीस्ट है। जहाँ यूहो बता रहा था कि सोल स्पिरिट सिस्टम की मदद से मैं किसी भी सोल बीस्ट को जो कि मरने के करीब हो उसे अपना कंपेनियन यानी कि अपना साथी बना सकता हूँ। इसलिए मैंने कसम खाई थी कि जब तक सेल्फ डिफेंस के लिए ना हो यानी कि मेरी जान को खतरा ना हो मैं किसी भी सोल बीस्ट को जान से नहीं मारूंगा। इसलिए मैं शांति से आपके साथ ये डील करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए। जिस पर ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर ट्री यहाँ पर यूहो से कहती है कि तुम हमारे प्लांट सोल बीस्ट के बारे में इतना सोचती हो ये जानकर मुझे
काफी अच्छा लगा, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं ब्लू सिल्वर ग्रास क्लैन का हेड हूँ और यहाँ का सोवरेन होने के नाते अपने क्लैन वासियों की हिफाजत करना यही मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तुम्हारी दोस्त को हील करते वक्त मेरी खुद की ओरिजिन सोल कमजोर हो जाएगी, जो कि फिलहाल के लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यूहो ये बात सुनती फुरस से अपनी सोल आइज को एक्टिवेट करके यहाँ ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर ट्री को स्कैन करने लगा। जहाँ स्कैन करते यूहो सब कुछ समझ गया था, इसलिए वो ब्लू सिल्वर एम्परर से कहने लगा कि सीनियर, आपकी जिंदगी बहुत ही कम रह चुकी है। आपकी लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी, क्योंकि आप 1,90,000 साल पुराने कल्टिवेटर है और फिर भी आपकी फिजिकल बॉडी इस वक्त काफी जरा कमजोर है। जैसे आप 2 लाख साल पुराने कल्टिवेटर बनोगे, आपको हेवनली ट्राइबोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा और आपकी फिजिकल बॉडी चूंकि इतनी कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि आप उस हेवनली ट्राइबोल्यूशन का सामना कर पाएंगे और आप जान से मारे जाएंगे। मुझे लगता है कि आप मेरी दोस्त को इसलिए हील नहीं करना चाहते ताकि आपकी ओरिजिन सोल जाया ना हो, क्योंकि पहले ही आप मुश्किलों में फंसे हुए और आपकी ओरिजिन सोल इस वक्त काफी जरा कमजोर है। अगर आपने मेरी दोस्त को हील करने की कोशिश की तो 10 साल से पहले ही आपकी ओरिजिन एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर जाएगी और मुझे लगता है कि आप उससे पहले मरना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के आखिरी समय को भी अपने क्लैन के वासियों के लिए समर्पित करना चाहते हैं, ताकि इस दौरान आप ब्लू सिल्वर ग्रास क्लैन में से कोई ना कोई अपने लिए सक्सेसर भी ढूंढ ले और उसे ट्रेन करके अपनी जगह दे सके। यूहो कि मुझसे ये सारी बातें सुनकर ब्लू सिल्वर एम्परर कहता है कि तुम्हारी नजर का जवाब नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। असल में मेरी बॉडी में प्योर ब्लू सिल्वर एम्परर का ब्लड लाइन नहीं है। असल में 10,000 साल पहले जो हमारा प्रीवियस ब्लू सिल्वर एम्परर था, उसने वॉइड को शटर किया और वो स्पेस के एक लंबे सफर पर निकल गया, जिसके जाने के बाद ऑटोमेटिकली अगले ब्लू सिल्वर एम्परर का टाइटल मुझे दे दिया गया। हालांकि मैं तो इंपीरियल क्लैन के सिर्फ एक ब्रांच फैमिली का मेंबर था, यानी कि मेरी बॉडी में प्योर ब्लड लाइन भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ब्लू सिल्वर एम्परर का टाइटल ऑटोमेटिकली मिल गया। और चूंकि मेरी बॉडी में प्योर ब्लड लाइन नहीं है, तो इसी वजह से मेरी एबिलिटी भी लिमिटेड है। मैं भी जानता हूँ कि मैं इस हेवनली ट्राइबोल्यूशन को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और जल्दी मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मरने से पहले अगले 10 साल तक मुझे अपने क्लैन की हिफाजत करनी है और हो सके तो एक सक्सेसर की भी तलाश करनी है। जो कहती सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस ऑरेंज पर आ गया था, जहाँ कमांडिंग टेंट के बाहर हम दिखते हैं कि सारे के सारे कमांडर्स मौजूद थे, जिन्हें मिस ऑरेंज ऑर्डर देते हुए कहने लगी कि हमारे सोल्जर ने पिछले 10 दिन से अच्छे से आराम कर लिया है। अब हमारे सोल्जर्स का मोरल भी हाई है, जो कि किसी भी जंग में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए सारे जनरल्स गौर से सुनो मेरे ऑर्डर को। 1st, 3rd और 5th बटालियन, तुम लोगों को शेक सिटी की तरफ रवाना होकर पास में कैंप तैयार करना है। इसके अलावा वो 2 सोल इंजीनियर लीजन को भी ऑर्डर देती है, जिनमें से एक का नाम था इवल लॉर्ड सोल इंजीनियर लीजन और दूसरे का नाम था टेरर क्लास सोल इंजीनियर लीजन। जिन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप के कमांडर्स के नाम थे ज़्याओ चेनजुआन और लियाओ मेंगकाई, जिन्हें मिस ऑरेंज ऑर्डर देते हुए कहती है कि अपने सोल्जर्स को लेकर उस कैंप में तैनात रहना। हमें शेक सिटी पर हमला करने की तैयारियां शुरू करनी है। ये सुनकर तो सब लोग ही शौक थे, क्योंकि अचानक से शेक सिटी पर हमला करने के ऑर्डर्स दिए गए। इसी के साथ सन मून एम्पायर के सोल्जर शेक सिटी की तरफ रवाना होने लगे। आखिर ये सब करने के पीछे मिस ऑरेंज की क्या चाल है, फिलहाल हम ये तो नहीं समझ पाते, लेकिन दूसरी तरफ हम शेक सिटी के सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जिन्हें अपने स्पिरिचुअल आइज की मदद से ये जानने को मिल गया था कि सन मून एम्पायर की आर्मी इसी तरफ बढ़ रही है, जो देखकर तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।